सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हम वर्ल्ड मैप की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमने एशिया स्टार्ट कर रखा था। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा जहाँ पे मैंने टिक किया है। इस आइलैंड का नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया आइलैंड पहले भारत का था, लेकिन जब ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा किया तो इस डियागो गार्सिया द्वीप के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो आज वर्तमान में इसके ऊपर जो कब्जा है ये यूके का है। और पहले अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मॉरिशस कंट्री नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले मॉरिशस कंट्री का इसके ऊपर अधिकार था, फिर भारत का रहा। जब भारत का था तो यूके ने जब भारत के ऊपर अधिकार किया तो इस डियागो गार्सिया के ऊपर भी अधिकार कर लिया। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डियागो गार्सिया कहाँ है, तो याद रखेंगे डियागो गार्सिया जो आइलैंड है, जो ये द्वीप है, ये हिंद महासागर में पड़ता है और इसके ऊपर कब्जा यूके का है। और आज वर्तमान में डियागो गार्सिया पर यूके प्लस यूएसए यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है और यहाँ से ये पूरे एशिया के ऊपर नज़र रखते हैं। तो डियागो गार्सिया कहाँ पर है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया के अलावा आपको दो और आइलैंड याद रखने हैं। ये तो डियागो गार्सिया होगा, आपको दो आइलैंड और याद रखने हैं। दोनों के दोनों हिंद महासागर में है। एक का नाम है चागोस, एक का नाम है आर्किपियागो। तीन नाम बस देखो क्वेश्चन इतना बनना है जो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन है डियागो गार्सिया कहाँ पर है? हिंद महासागर में। चागोस कहाँ? हिंद महासागर में। और आर्किपियागो कहाँ? हिंद महासागर में। तीन बार मेरे साथ बोलेंगे, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, चागोस, 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 आर्किपियागो, आर्किपियागो और आर्किपियागो। तो ये तीन द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। उम्मीद इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बांग्लादेश के बारे में एक बार जान लेते हैं, ठीक है? तो समझिए बहुत ही आराम से। अब बांग्लादेश के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। वैसे भी आप सभी को पता है कि 1971 में, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 1971 आपने सुना होगा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पहले बेसिक से आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो यहाँ पर ये वाला जो पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में है। और ये जो बांग्लादेश आज वर्तमान में है, इसका पहले जो नाम था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है? तो आज वर्तमान में इसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले 1947 में जब भारत और पाकिस्तान जब ये अलग हुए थे तो पाकिस्तान को, आप सभी ने पता कि मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान को बनाने में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल एक धर्म के आधार पर ही दो देशों में विभाजन कर दिया था। यानी पाकिस्तान का जो विभाजन है वो केवल और केवल इस्लाम धर्म के आधार पर किया गया था। अब वैसे अगर मैं इस पश्चिमी पाकिस्तान की बात करता हूँ तो यहाँ पर वैसे अब मैंने आपको बताया था कि इस साइड में क्या था? बलूचिस्तान है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे सिंध है। ऊपर देखेंगे तो क्या है? पंजाब है। तो यहाँ पे तीन प्रकार से विशेष प्रकार की भाषा, तीन प्रकार की भाषा बोली जाती थी। सिंधी बोली जाती थी, पंजाबी थी और बलूची थी। और यहाँ जो बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में जो भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी। लेकिन 1948 में ही जिन्ना की मृत्यु हो गई थी। जिस प्रकार 1948 में हमारे जो बहुत बड़े लीडर नेता थे महात्मा गांधी, उनकी मृत्यु भी 1948 में हुई थी, उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों के बहुत बड़े नेता थे, उनकी मृत्यु भी 1948 में हो गई थी। और 1948 में अपने अंतिम दिनों में इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भाषा है उसको उर्दू घोषित करेंगे। अगर आपको बता दें, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो वास्तव में सिंधी, पंजाबी या बलूची थी और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला थी। उर्दू का कोई पर्सनल नहीं था। हालांकि जो उर्दू की शुरुआत है वो दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। अब ध्यान से समझिए। वैसे अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी जो पाकिस्तान है वहाँ ज़्यादातर जो नेता लोग थे यानी जो अच्छे लोग थे, एलिट क्लास पीपल थे, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग थे, वो पश्चिमी पाकिस्तान में रहा करते थे। और पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को इतना ज़्यादा महत्व या उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ? वास्तव में अगर देखा जाए तो 1947 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ था पाकिस्तान में। वैसे नाम के तौर पर तो दो चुनाव हुए थे, एक हुआ था 1954 में, एक हुआ था 1962 में।
तो 1954 या 1962 में 2 चुनाव हुए थे, लेकिन ये बहुत ही इनडायरेक्ट चुनाव थे या बहुत ही सीमित चुनाव थे। इसमें सभी लोगों ने या आम जनता ने कोई भाग नहीं लिया था। लेकिन 1970 का जब टाइम आया तो वहाँ पर एक सैनिक तानाशाह थे यहया खान। सैनिक तानाशाह यहया खान ने देखा या ऐसा माहौल बन गया कि अब आम चुनाव करवाना ज़रूरी हो गया। तो उस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ पर एक पार्टी थी PPP, जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो वहाँ के जो नेता थे उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता थे। और उसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे वो शेख मुजीर रहमान थे, जिसकी बेटी आज शेख हसीना यहाँ बैठी है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। 1970 में यहया खान ने जाना कि जो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे राष्ट्रपति बना देंगे। ये पहले ही इनके बीच में बात डील हो चुकी थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही इलेक्शन होता है तो वहाँ पर 300 के आसपास सीटें थी, यानी 300 ही सीट थी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान को मिलाकर उनकी लोकसभा की जो सीट थी वो 300 सीट थी, यानी 151 सीट जो ले जाएगा उसका बहुमत है और उसी की सरकार बनने वाली है। अब आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश में जो शेख मुजीब रहमान है ये बहुत बड़े नेता थे पूर्वी पाकिस्तान के। चूँकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को महत्व नहीं दिया जाता था, इनकी वैल्यू कुछ खास नहीं समझी जाती थी, तो ये भी अपने आप को ऊपर उठाना चाहते थे, बराबर लाना चाहते थे। तो यहाँ पर शेख मुजीब रहमान को लगभग 160 के आसपास इनको सीटें प्राप्त हो गई, यानी इनका बहुमत आ गया। अब ये बात यहया खान को बहुत बुरी लगी, क्योंकि यहया खान नहीं चाहते थे कि शेख मुजीब रहमान प्रधानमंत्री बने, इसलिए इन्होंने असेंबली नहीं बनवाई और इसको मतलब शपथ ही नहीं दिलवाई। अब जनवरी 1971 की हम बात करते हैं। तो जनवरी 1971 में यहया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोनों ही पूर्वी पाकिस्तान का दौरा करते हैं और दौरा करने के बाद शेख मुजीब रहमान को समझाते हैं, लेकिन शेख मुजीब रहमान इस बात को नहीं मानते और ये कहते हैं कि हम सत्ता में आकर ही रहेंगे और हम अपने मतलब इस पूर्वी पाकिस्तान को भी ऊपर उठाना चाहते हैं, बराबर में लाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का यहया खान जो सैनिक तानाशाह थे उसको बहुत ही बुरा लगा और उसने वहाँ के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो इस बात को लेकर 6 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। शेख मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान में कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आप ध्यान से समझते जाइए कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो अपने आप को ज़्यादा मानता था, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तानी वह ये चाहते थे कि हमें भी बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी हमारी भी सरकार बननी चाहिए। अब इस प्रकार 25 मार्च 1971 को, क्योंकि 6 मार्च 1971 को आंदोलन छिड़ गया था, तो 25 मार्च 1971 को आंदोलनकारियों को दबाने के लिए यहया खान ने सेना भेज दी और मतलब उन्होंने यानी पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के लोगों का ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा शोषण किया, इवन मतलब लड़कियों का रेप भी कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी। तो पाकिस्तानी जो ये बांग्लादेशी थे ना, ये जो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये भारत में आके घुसने लगे फिर। तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्च की डेट आपको याद रखनी। 25 मार्च 1971 को यहाँ पे इतना ज़्यादा विरोध हो गया, इतना ज़्यादा शोषण कर दिया कि यहाँ के लोग भागना चाहते थे अपने देश को छोड़कर। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए हैं। अब ध्यान से समझिए, बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे ये मतलब भारत से मदद मांगना चाहते थे और उस समय थी हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आप सभी को पता है कि 1962 की लड़ाई में तो हम हार ही चुके थे चाइना से और हम इतने ज़्यादा ताकतवर अभी तक नहीं हुए थे, क्योंकि हमें आज़ाद हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ था। तो इंदिरा गांधी भी हिचक रही थी, क्योंकि हम खुल के समर्थन नहीं कर सकते थे बांग्लादेश का। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है क्योंकि पाकिस्तान के साथ खुले 2 देश खड़े थे, एक का नाम है चीन, दूसरे का नाम है अमेरिका। चीन और अमेरिका दोनों बिल्कुल खुले साथ में खड़े थे पाकिस्तान के, इसलिए हम खुल के समर्थन नहीं कर सकते थे बांग्लादेश का उस टाइम पर। अगर हम करते तो हमारे ऊपर ही युद्ध हो जाता। आप उम्मीद है इतनी बात समझ रहे हैं। तो
3-4 या 6-7 महीने इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद रूस से एक समझौता आया, रूस से समझौता आया कि अगर कोई भी देश भारत के ऊपर हमला करेगा तो हम उस हमले का जवाब हम खुद देंगे और हम भारत का साथ देंगे। अब अगर आपको याद हो तो रूस ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्तिशाली देश है, ये बहुत बड़ा, तो ऐसा क्यों चाहेगा। हालांकि क्या हुआ था कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान अगर 3 देश मिल गए और मान लीजिए रूस अकेला रह गया तो रूस की पावर कम रह जाएगी। इसलिए रूस ने चाहा कि अगर मैं भारत को और जो नया देश बनने वाला बांग्लादेश, इन दोनों का अपनी तरफ ले लेता हूँ तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या किया, रूस ने भारत के साथ खुला समर्थन कर दिया। अब क्या है कि 4 दिसंबर को क्या था कि इंदिरा गांधी पहले क्यों नहीं कुछ कर पाई, क्योंकि मानसून के टाइम पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब मानसून आता है जून में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह भी होती है, मतलब जब मानसून आता है तो यहाँ का जो एरिया वो दलदली हो जाता है और सेना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और वैसे भी अगर मान लीजिए हम मतलब सर्दियों का टाइम, मानक शाह थे उस समय, मानक शाह से इंदिरा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा सलाह ली, तो मानक शाह ने ये बात कही कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, हम जो युद्ध करेंगे वो सर्दियों में करेंगे, ना सर्दियों से पहले ना सर्दियों के बाद। क्योंकि सर्दियों में क्या होने वाला था, आप समझिए इस बात को, क्योंकि सर्दियों में जो चीन है यहाँ पर हिमालय पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा, तो चीन पाकिस्तान की सहायता नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ ऊपर भी बर्फ़ जम जाएगी, तो ऊपर से जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में ये जो पाकिस्तानी हमला नहीं कर पाएंगे। तो हमला केवल कहाँ से हो सकता था, राजस्थान से हो सकता था। तो अब देखो, इंदिरा गांधी ने 4 दिसंबर 1971 डेट फिक्स कर दिया कि हम युद्ध स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी फिर भी हिचक रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो नहीं चाहती थी कि हम ये स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा हिस्ट्री में नाम गिना जाए कि भारत ने युद्ध की शुरुआत कर दी, ठीक है। लेकिन इस बात मतलब क्या हुआ कि आप समझिए इस बात को ध्यान से कि 4 दिसंबर हमने फिक्स कर दिया, 3 दिसंबर में खुद ही यहाँ की सेना ने यहाँ भारत के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। 3 दिसंबर को आक्रमण किया था, रात में आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर केवल हमारे 120 फौजी ही तैनात थे और यहाँ पाकिस्तान से जो आए थे लगभग 2800 के आसपास थे। तो 120 फौजियों ने इनको धूल चटाती थी। तो आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जो सेना वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है कि यहाँ भारत में तो अभी 120 ही हैं और विदेश यानी पाकिस्तान से जो आए थे वो 2800 के लगभग 3000 के आसपास सैनिक आए थे। अब आप ध्यान से समझते जाइए। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश का यहाँ पे देखिए, ये पूरा बांग्लादेश आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसे जाना जाता था। तो यहाँ पर जो ये सेना थी पश्चिमी पाकिस्तान की, तो उस सेना को भी एक तो मुक्ति वाहिनी, खुद जो बांग्लादेशी भारत में आए थे शरणार्थी, वो मुक्ति वाहिनी उन्होंने संगठन बनाया था और वो आज़ादी चाहते थे और भारत ने उसका खुलकर समर्थन किया बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो ये पाकिस्तानी सेनापति थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। और आप एक बात समझना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर है बांग्लादेश और ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वाले जब आएंगे तो वो समुद्री रास्ते से ही आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ से तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के ऊपर अगर आओगे तो भारत के जो एयरफोर्स है मार के गिरा देगी। अब यहाँ पर जो बांग्लादेश में घुस चुके थे पाकिस्तानी, तो उस समय क्या हुआ था कि उन लोगों को भारतीय सेना खदेड़ रही थी, मार रही थी बहुत ही बुरी तरह से। और ये जो मुक्ति वाहिनी इसका संगठन था बांग्लादेशियों का, ये भी सफाया कर रहा था। तो यहाँ का इनके हथियार, इनके सैनिक कम हो रहे थे, तो यहाँ पाकिस्तान अगर मदद करता तो यहाँ से ही कर सकता था, ठीक है। अब समझिए ध्यान से क्या हुआ कि भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तानियों को हराया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जहाज़ का नाम था विक्रांत, ठीक है। तो विक्रांत ने क्या किया, इनकी आर्मी को बहुत मतलब बुरी तरह से धो दिया विक्रांत ने, जो भारत का एक जहाज़ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान की ना बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिका के पास फ़ोन किया और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा एक बहुत ही मतलब कई जहाज़ होते जो एक साथ इकट्ठे चलते हैं और उसके पास परमाणु हथियार भी था। तो उन्होंने अमेरिका के पास फ़ोन किया कि हमारे ऐसे ऐसे हो गया। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। तो और यहाँ ब्रिटेन ने भी ईगल इनका एक जहाज़ था, नेवी जहाज़ आप कह सकते हैं, वो भी इन्होंने भेज दिया। तो अब भारत को होगी टेंशन। तो भारत ने रूस के पास कॉल की, मतलब आप समझ गए जो भी संदेश वगैरह,
तो रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। और रूस, देखो मैं इसको थोड़ा, अगर वर्ल्ड मैप मुझे मिल गया यहाँ पे तो मैं इसको समझाता हूँ। ये रहा, मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ से अमेरिका से क्या आया 7वां बेड़ा यहाँ पे इंडियन ओशन में, और यहाँ रूस से क्या आ गया, यहाँ रूस से आ गया 40वां बेड़ा। तो ये जो रूस का 40वां बेड़ा था ये बहुत ही खतरनाक था, और यहाँ पर था हमारा क्या, विक्रांत था। अगर मान लीजिए ये अमेरिका का यहाँ पर आ जाता ये वाला 7वां बेड़ा, तो ये भारत इसको तबाह कर देता, उसके बाद भारत की तो बुरी तरीके से हार हो जाती। लेकिन रूस ने हमारा उस टाइम पे साथ दिया, और रूस ने कहा, अमेरिका वालों से धमकी भी दे दी कि भाई आगे बढ़ोगे तो तबाह कर दिए जाओगे। तो उस समय अमेरिका की बहुत बड़ी किरकिरी भी हुई थी कि भाई जो इतना बड़ा ताकतवर इनका जहाज़ था 7वां बेड़ा, इसको घुसने नहीं दिया, यानी कि यहीं पर इसको सेव करके, मतलब यहीं पे इसको रोक दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है ये एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर में बदलने जा रहा था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, जल्दी से समाप्त हो जाए। और वैसे भी भारतीयों ने पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरीके से धोया था। अब ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ था 3 दिसंबर को, और ये जो युद्ध है ये जो अंतिम हो गया था 16 दिसंबर को इसको ख़त्म कर दिया था। अब 16 दिसंबर को 93,000 फौज, किसकी, पाकिस्तानियों की 93,000 फौज सरेंडर कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी जो गिनीज बुक है उसमें भी नाम दर्ज कर दिया था कि इससे बुरी हार आज तक किसी की नहीं हुई। यानी जिसके पास 93,000, यानी आप देख सकते 93,000 कितने होते हैं, उसकी फौजों ने सरेंडर कर दिया था। और यहाँ पर भारत ने भी इसका कुछ एरिया घेर लिया था पाकिस्तानियों का, ठीक है। तो अब ये नहीं चाहती थी ये इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि आप सभी को पता यहाँ 7वां बेड़ा इस अमेरिका का रोक दिया है। उसके बाद ब्रिटेन से आया ईगल भी उसको रोक दिया था। तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से वर्ल्ड वॉर का रूप ले रहा था, इसलिए ही यहाँ पे 16 दिसंबर को ये मतलब युद्ध ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ एक बांग्लादेश अलग से देश बन गया। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए, बांग्लादेश के बारे में आपने समझ लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया। आज भी हमारे बांग्लादेश के पास बहुत अच्छे संबंध है। एक आपको यहाँ पे एक बंदरगाह याद रखनी है, चटगांव बंदरगाह। बांग्लादेश की एक बंदरगाह जिसका नाम है चटगांव बंदरगाह, और ये बंदरगाह चीन लेना चाहता था। जिस प्रकार चीन ने इसकी ग्वादर बंदरगाह लिए पाकिस्तान की, और हम्बन टोटा श्रीलंका की लेने वाला था, उसी प्रकार ये चटगांव बंदरगाह लेने वाला था बांग्लादेश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना से बात की, और शेख हसीना ने मना कर दिया। फिर आप समझ रहे ना, वो मतलब चीन बंदरगाह नहीं दे रही वो अब उसको, ठीक है। बांग्लादेश से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको क्या याद रखने, बांग्लादेश से क्वेश्चन याद रखने, एक तो इसकी राजधानी का नाम क्या, ढाका। दूसरा यहाँ पे एक बंदरगाह चटगांव बंदरगाह, और चटगांव बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1930 में जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो 1930 में एक आदमी, मतलब एक था सूर्य सेन नाम था उसका, तो सूर्य सेन ने शस्त्रागार लूट लिया था और वो अंग्रेज़ों को दे दिया था। दूसरा यहाँ पे बांग्लादेश में आपको याद रखना है एक नारायणगंज जगह है, और ये जूट की सबसे बड़ी मंडी है। जूट जैसे इसका बोरा नहीं बनाया जाता, बोरी जिसको बोलते हैं, तो जूट की ये सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, बंदरगाह का नाम चटगांव बंदरगाह है। 1930 में सूर्य सेन ने इसको लूट लिया था, और यहाँ पे नारायणगंज में जूट की सबसे बड़ी मंडी है। और बांग्लादेश का भारत के साथ बहुत अच्छा विभाजन, और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो उम्मीद आप इतनी बात तो समझ गए हैं। एक बार टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल देख लेते हैं। देखो क्या, नेपाल भारत से आप देख सकते हैं 3 ओर से घिरा हुआ है। नेपाल जो है भारत से कितनी ओर से घिरा हुआ, 3 ओर से घिरा हुआ है। नेपाल से आपको बस ज़्यादा बात नहीं याद रखनी, क्योंकि नेपाल में पहाड़ है, और ये जो पहाड़ी इलाका ये हिमालय का है। और हिमालय जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इनकी सारी चोटियों के बारे में, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह, सब कुछ हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। नेपाल से याद रखना, इसकी राजधानी का नाम क्या, काठमांडू। यहाँ पर एक जगह याद रखनी, जनकपुर से कौन थी, माँ सीता जी थी, जिसको जानकी माता भी कहा जाता था। और यहाँ पर एक नगर है विराटनगर। और एक क्वेश्चन और, यहाँ पर पशुपति मंदिर है भगवान शिव जी का। देखो, नेपाल की राजधानी काठमांडू,
जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। कौन था यहाँ से? सीता माँ थी। विराटनगर कहाँ है? नेपाल में। पशुपति मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? नेपाल में। एक नेपाल का एक वैसे मुद्दा भी छिड़ा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा बताया जाए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ नेपाल का और भारत का क्या मतलब वर्तमान में छिड़ा हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप नेपाल की एरिया देखेंगे तो ये एरिया नेपाल का है, ठीक है। अब एक सुगोलिक की संधि ये कहती है कि मतलब वैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक काली नदी बहती है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विभाजन का काम करती है वो काली नदी करती है। और काली नदी का जो उद्गम स्थल है, भारत ये मानते हैं कि ये काला पानी से है। और अगर मैं अभी सुगोलिक संधि बताऊं तो सुगोलिक संधि ये मानती है कि ये एक जगह का नाम है जिसका नाम है लिम्पिय धुरा, और ये लिम्पिय धुरा जगह से है। तो ये जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये वाला जो इलाका ये बहुत ही विवादित हो रहा है आजकल। ये नेपाल कहता है कि ये हमारा है और भारत ये कहता है ये हमारा है, क्योंकि देखो ये जो जगह है इसका नाम क्या है? काला पानी, और ये जो जगह इसका नाम क्या है? लिम्पिय धुरा। भारत ये कहता है कि ये काला पानी, काली नदी काला पानी से निकलती है और ये वाला जो एरिया ये वाला पूरा का पूरा नेपाल का है। लेकिन नेपाल के लोग ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ये लिम्पिय धुरा से निकलती है, सुगोलिक संधि वो दिखाते हैं। तो ये वाला जो एरिया पूरा, ये पूरा का पूरा किसका? नेपाल का। हालांकि थोड़ा बहुत विवादित है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ध्यान रखना नेपाल से, नेपाल की राजधानी काठमांडू। जनकपुर कहाँ? नेपाल में। कौन थी? सीता माँ। विराटनगर कहाँ? नेपाल में। कौन? अच्छा आगे बढ़ते हैं तो पशुपति मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको नेपाल से याद रखनी है। अब हम थोड़ा भूटान के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। भूटान के बारे में भी आप देख लीजिए, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। भूटान से ही 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वही आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं भूटान की बात करता हूँ तो भूटान और सिक्किम ये दोनों ही अलग देश हैं। हालांकि आपको ऊपर तिब्बत नज़र आ रहा होगा। 1959 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, या उसको अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो जब तिब्बत को अपने अंडर में लिया चाइना ने, तो तिब्बत के लोगों को पूरे चाइना में अलग अलग जगह भेज दिया, इनको मतलब टुकड़ों में बांट दिया ताकि तिब्बत वाले लोग दोबारा विद्रोह ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसी प्रकार अब भूटान वाले और सिक्किम वालों को भी डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चाइना हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा। तो सिक्किम और भूटान दोनों के दोनों भारत की शरण में आए। उन्होंने कहा कि भारत हमारी रक्षा करो। तो सिक्किम को तो आप सभी को पता है कि सिक्किम को सबसे पहले शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद सिक्किम ने खुद कहा कि हम भारत में मिलना चाहते, तो सिक्किम को भारत में मिला लिया था, ठीक है। उसी प्रकार जो भूटान था, भूटान के साथ भी यही संधि हुई थी कि भूटान भी भारत का शहर राज्य बना। लेकिन भूटान ने भारत से एक शर्त रख दी कि अगर हम भारत में मिल भी जाएंगे तो हमारे यहाँ पर मतलब राजा होगा, यहाँ पे गणतंत्र नहीं होगा, यहाँ पे राजतंत्र चलेगा। तो भारत ने इस बात को ठुकरा दिया और ने भूटान से कहा, ये भूटान की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान ने कहा कि हमारे यहाँ गणतंत्र नहीं राजतंत्र होगा, यानी राजा रहेगा। लेकिन भारत ने संधि को नहीं माना और भूटान और भारत के बीच में एक संधि हुई जिसमें भूटान के जो विदेशी मामले हैं वो सारे के सारे भारत देखेगा और भूटान की जितनी सेना है वो सारे के सारे भारत ही रखेगा। यानी भूटान की सेना में कौन है? भारत है, यानी भारत सेना को कंट्रोल करती है। विदेशी मामले कौन कंट्रोल करता है? तो भारत करता है। तो भूटान आज भारत के बहुत अच्छे संबंध है भूटान के साथ। और ऐसे ही सिक्किम तो अब तो खुद का राज्य ही हो गया हमारा। अब भूटान से आपको जो याद रखना है, भूटान जो है ना सारा का सारा पहाड़ी इलाका ये वाला भूटान, ठीक है। अब आप सभी को तो पता है कि भारत की से बहुत अच्छा मतलब रक्षा कर रहा है। हालांकि भारत रक्षा अपनी ही कर रहा है यहाँ से, क्योंकि अगर मान लीजिए आप समझिए इस बात को, ऐसे कैसे समझेंगे कि मान लीजिए अगर चाइना भूटान के ऊपर कब्जा कर लेगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही पतला रास्ता है। अगर मान लीजिए भूटान के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया और चिकन नेक को तोड़ दिया तो ये जो जितने भी हमारे ये वाले राज्य ना, ये वाले पूर्वी, ये सारे के सारे इनका कनेक्शन हमारा हट जाएगा भारत से। मेन भारत जो है ना उससे हट जाएगा इसका कनेक्शन। तो इसलिए भारत भूटान की रक्षा भी करना चाहता है और साथ में अपनी रक्षा भी चाहता है, ठीक है। अब भूटान जो है पहाड़ी इलाका, भूटान से देखो क्वेश्चन याद रखने, क्योंकि आपको मेन ऑब्जेक्टिव होके चलना पड़ेगा, आप सब्जेक्टिव नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव होके चलोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी या वर्ल्ड मैप या कुछ भी आप जीके का सब्जेक्ट उठाओगे बहुत वास्ट है और आप सारा नहीं पढ़ पाओगे कभी भी। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या याद रखना भूटान से? भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। दूसरी बात, भूटान में पहाड़ी पहाड़ है।
इसलिए यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम ब्लैक माउंटेन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है, तो ये भूटान में है। देखो भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू। ब्लैक माउंटेन कहाँ है, भूटान में। भूटान में ज़्यादा पहाड़ होने के कारण पहाड़ों पर बादल टकराते रहते हैं, जिसके कारण थंडर बोल्ट होती है, यानी बिजली गरजती रहती है। तो थंडर बोल्ट का देश कहाँ है, कौन सा है, भूटान। ब्लैक माउंटेन कहाँ है, भूटान में। थंडर बोल्ट का देश कौन सा है, भूटान। और यहाँ पर 3 परियोजनाएं भारत अपने पैसे से बना रहा या बना दी, जिनका तीनों का नाम है ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना। ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना। ताला परियोजना क्वेश्चन में पूछी गई है। अब मैं इसको थोड़ी सी समरी आपको दे देता हूँ कि आपको टोटली निचोड़, वैसे तो आपको समझना ज़रूरी ही था, अब ये टोटल इसका निचोड़ क्या है। अब देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डियागो गार्सिया द्वीप। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पर है, बस इतना याद रखना, कहाँ पर है, हिंद महासागर में। उसी प्रकार चागोस कहाँ, हिंद महासागर में। आर्किपियागो कहाँ, हिंद महासागर में। इतनी बात याद रखनी है। दूसरी, बांग्लादेश में कौन सी बंदरगाह है, चटगांव बंदरगाह। बांग्लादेश में कौन सी बंदरगाह है, चटगांव बंदरगाह। नारायणगंज यहाँ एक जगह है बांग्लादेश में जिसमें जूट की सबसे बड़ी मंडी है, जूट की सबसे बड़ी मंडी है। दूसरी बात, चटगांव बंदरगाह में 1930 में शस्त्रागार को सूर्यसेन ने लूट लिया। सूर्यसेन ने क्या कर लिया, लूट लिया। और बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, ढाका। उसके बाद आप नेपाल देखिए। नेपाल में आपको बताया था नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल में याद रखना, जनकपुर कहाँ, नेपाल में। विराटनगर कहाँ, नेपाल में। पशुपति मंदिर भी कहाँ, नेपाल में। उसके बाद काली नदी किसका बाउंड्री बनाती है, तो नेपाल और भारत की। उसके बाद भूटान की बात करते हैं तो भूटान में 3 यहाँ पे परियोजनाएं, ताला, चोखा, दोगाछू। ताला, चोखा, दोगाछू। यहाँ पे ब्लैक माउंटेन है और थंडर बोल्ट का ये देश है। इतनी बातें आप समझे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बारे में हमने जान लिया और डियागो गार्सिया द्वीप हमने समझ लिया है। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास।